अलिफ पार्ट 9। तुम्हारे पापा आ गए तो फिर तुम क्या करोगे? स्कूल में इसके सबसे करीबी दोस्त ने लंच ब्रेक में इससे पूछा। कल्ब मोमिन के बाबा के वापस आने की खबर इसकी पूरी क्लास में गर्दिश कर रही थी। इस खबर के साथ कि कल्ब मोमिन ने अल्लाह को ख़त लिखकर अपने बाबा को बुलाया था, वो दिनों में जिसे वहाँ स्टार बन गया था। फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, मम्मी कहती हैं, इसने इत्मीनान से अपने दोस्त को बताया। और कहाँ जाओगे तुम लोग? इसके दोस्त ने कुरेदा। ये नहीं बताया मम्मी ने। कल्ब मोमिन ने सर खुजाकर कहा, तुमने अल्लाह से और क्या क्या मांगा है कल्ब मोमिन? इसके दोस्त ने चंद लम्हे बाद अपना सैंडविच खाते हुए बिलाकर इससे वो सवाल पूछा जिसका इसे तजस्सुस था। कल्ब मोमिन ने होंठ पीस लिए। वो एक बात बता चुका था, सारी बातें नहीं बता सकता था। इस दिन वो घर आते हुए बेहद खुश था क्योंकि घर में बहुत कुछ बन रहा था। इसके बाबा का फेवरेट केक, फेवरेट डिश और मोमिन का फेवरेट डोनर कबाब। इसकी माँ इस दिन इस स्टोर में काम पर नहीं गई थी जहाँ वो स्टोर कीपर थी। वो सुबह से इसके बाबा के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ थी। मोमिन का ख्याल था कि वो घर पहुँचेगा तो बाबा वहाँ आ चुके होंगे, मगर ऐसा नहीं था। बाबा अभी नहीं आए थे और इसकी माँ एक बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। मम्मी, माँ ने दरवाज़ा खोला और कल्ब मोमिन से देखकर अपना सवाल भूल गया। उसने जहाँ को जैसे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या पूछना चाहता है। बस वो आने ही वाले होंगे। मोमिन, तुम जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना बना रही हूँ। ये कहते हुए वहाँ रुके बगैर अंदर चली गई और इसे रफ्तार से मोमिन भी अंदर आ गया। कपड़े तब्दील करते हुए इसे कुछ ख्याल आया। वो माँ के पीछे बावर्ची खाने में आ गया। मम्मी, वो जो आदमी हमारे घर आया था, इसका क्या नाम था? काम करते हुए हुस्न जहाँ ने इसके सवाल को ध्यान से नहीं सुना। कौन सा आदमी? इसने मोमिन की तरफ देखे बगैर पूछा। जिसकी वजह से बाबा खफा होकर गए थे। हुस्न जहाँ साकित हो गई। साकित शायद छोटा लफ्ज़ था, वो जम गई थी। पलट कर इसने कल्ब मोमिन को देखा। वो 1.5 साल बाद भी इस शख्स को याद कर रहा था जिसकी वजह से ताहा वो सोच नहीं सकी। मोमिन से देख रहा था जैसे अदालत के सामने कटहरे में खड़े मुजरिम को जज देखता है। तुम्हें सब याद है? वो इससे ये सवाल नहीं करना चाहती थी जो कर रही थी। मम्मी ने सर हिलाया। वो आगे बढ़ आई, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी, इसे दोनों कंधों से पकड़ा और कहा, वो कोई आदमी नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ। वो इसे अजीब मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी। मम्मी ने सर असबात में लाया और फिर इससे पूछा, वो दोबारा तो नहीं आएगा ना? इसके अंदाज में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो हर उस चीज़ को वहाँ आने से रोक देना चाहता हो जो इसके बाप से या जिससे बाप खफा हो सकता है। कभी नहीं, उसने जहाँ ने बेख्तियार कहा और इससे पहले कि वो कुछ कहता बैरूनी दरवाजे की बेल बजी। मम्मी ने यकदम माँ से अपना आप चुराया। बाबा आ गए। वो भागा था बैरूनी दरवाजे की तरफ और उसने जहाँ भी इस तरफ बाहर लपकी। 1.5 साल बाद वो इससे मिलने और इसे देखने जा रही थी जो इसका महबूब था और इससे खफा था, और अब लौट आया था तो वो अजीब सरशारी और बेखुदी के आलम में थी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के सामने खड़े शख्स को देखकर वो साकित हुआ। ऐसे ही सकता इसके पीछे आती हुस्न जहाँ को हुआ था। वह चेहरे पर पानी के छिंटे मारती ही चली गई। चेहरे पर कुछ था ही नहीं जिसे साफ करना हो, मगर फिर भी आंखें बंद के यूं हाथों की मुट्ठी में पानी लिए पानी को मुंह पर मारना इसे अच्छा लग रहा था। शायद पानी इसकी शर्मसारी धो डालता जो इसने इस दिन महसूस की थी, और इस जिल्लत को भी जो इस वक्त उसे अपने माथे पर चुभ रही थी। कुछ तो अक्ल करती मोमिना, सीधा इनकार करके ही आ गई। इसने अपने अकब में सुरैया की आवाज़ सुनी जो इसे तौलिया पकड़ाने आई थी। तो और क्या करती? मिनी स्कर्ट पहनकर दिखा देती। वो तल्ख नहीं होना चाहती थी लेकिन हो गई। तौलिए से गिले चेहरे को रगड़ते हुए इसने जैसे अपनी हजीमत भी छुपाई। तो इन्हें 2-3 सीन करके दिखाती, वो एक्टिंग देखते तो खुद रोल दे देते तुझे। इसने तौलिया हटाकर माँ को देखा। इनकी सादगी पर इसे हंसी, हालांकि वो रोना चाहती थी। अम्मा, यहाँ किसी को एक्टिंग, एक्सप्रेशंस या परफॉर्मेंस नहीं देखनी। यहाँ सबको एक्ट्रेस का सिर्फ जिस्म और जिस्म देखना है और दिखाना भी है, इसने अंदर जाते हुए कहा। सुरैया को बेख्तियार झिझक महसूस हुई। मोमिनत कुछ बल्कि कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। ऐसा भी कलयोग नहीं है। सुरैया ने बेख्तियार से इस इंडस्ट्री का दिफा करने की कोशिश की जिसका वो कभी हिस्सा रही थी। कलयोग ही है अम्मा, आपका ज़माना नहीं है ये।
अब सिनेमा में सब शरीफ और ख़ानदानी लोग जाते हैं अपने अपने ख़ानदान के साथ, मगर देखने वो भी आइटम नंबर ही जाते हैं। इसने पलट कर माँ को जैसे 21वीं सदी में लाने की कोशिश की। पर एक चीज़ परफॉर्मेंस भी तो होती है, एक्टिंग भी तो होती है। सुरैया ने अपने ज़माने से चिपके रहने की आखिरी कोशिश की। वो आपके ज़माने में होती होगी और इस कदर भी आपके ज़माने में ही होती होगी जिस कदर शराफत का आप मुझे बता रही हैं। इसकी कदर नहीं है आप। मैं जिस ज़माने में हूँ अम्मा, इसमें सिर्फ ग्लैमर बिकता है, कीमत होती है हर चीज़ की, कदर नहीं। वो माँ से अब मध्यम लहजे में बात कर रही थी। जो कुछ इसके साथ आज हुआ था वो इसका कसूर नहीं था। इतना पुराना ज़माना तो नहीं था। मेरा सुरैया के जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा। बस यही कोई 15-20 साल पहले ही की तो बात है। वो फिर बड़बड़ाई। 15-20 साल 2 दहाइयों को कहते हैं अम्मा। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। सुरैया को हथियार डालने पड़ गए। इस इंडस्ट्री का दिफा ना करने का फ़ैसला किया जिसके लिए वह पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी थी। ये फ़िल्म मिल जाती तो जहांगीर का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो जाता। मोमिन की हर फिल्म हिट होती है, ये फ़िल्म भी हिट हो जाती तो तुम स्टार बन जाती। काम ही काम होता तुम्हारे पास। इसके बाद कोई फ़िल्म ना भी मिलती तो भी टीवी पर काम ही मिल जाता। जहांगीर का इलाज। सुरैया खुद कलामी कर रही थी, यूँ जैसे से इस ख्याली महल को तोड़ते हुए या टूटते हुए देखते हुए तकलीफ़ हो रही थी जो वो कल से मोमिन की फ़िल्म में इसे काम मिल जाने की तसव्वुर में ही खड़ा करके बैठ गई थी। जुमले के आखिर तक जाते जाते इसने मोमिना का चेहरा देखा और इसके चेहरे की नदामत में जैसे कुछ देर के लिए सुरैया की आवाज़ छीनी। मोमिना अब माँ का चेहरा किसी मुजरिम की तरह देख रही थी जिसका जुर्म साबित हो गया था। अब सज़ा का ऐलान बाकी था। खाने का तो पूछा ही नहीं मैंने। सुरैया को यकदम ख्याल आया इसके पास अब भी एक चीज़ ऐसी थी जिसका जिक्र करके वो इस सूरत हाल से मोमिना और ख़ुद को बचा सकती थी। नहीं, भूख नहीं है अम्मा। मोमिना अंदर कमरे में जाने के लिए पलटी। शूर पर कुछ खा लिया था ना? सुरैया पीछे आई यूँ जैसे अपना एहसास जुर्म कम करना चाहती हो। हाँ, खा लिया था। इसने आज कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन इसके बावजूद इसे भूख भी नहीं थी। कुछ दिन होते हैं अच्छे और कुछ दिन होते हैं बुरे, मगर मोमिना सुल्तान के दिन कम बुरे और ज़्यादा बुरे की कैटेगरीज में बटे हुए थे। अंदर कमरे में नीम तरीकी थी और ठंडक, मगर वहाँ जहांगीर भी था। इसके इंतज़ार में बैठा। दोनों की नज़रें मिली और जहांगीर ने कोई सवाल नहीं किया। उसके सवालों के जवाब देने के लिए कुर्सी खींचकर बैठ गई, मगर शायद इसने सहन में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बहन के लिए इसके पास सवाल नहीं थे, मगर इसकी निगाह में हमदर्दी थी। वो जिस आग के दरिया से रोज़ गुजर कर आती थी, वो दरिया इसकी वजह से मोमिना की ज़िंदगी में आया था और जहांगीर को इस पर नदामत थी, रंज था, मगर वो बेबस था, बिल्कुल इस घर के बाकी तीनों अफराद की तरह। वो इनसे ये नहीं कह सकता था कि वो इसे मरने के लिए छोड़ दें। वो कह भी देता तो भी वो ना छोड़ते। कभी इन सब ने बहुत अच्छा वक्त भी देखा था। पहले तब जब सुल्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, फिर तब जब जहांगीर को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया था, मगर वो सारा वक्त अब सिर्फ यादों और ख्वाब की शक्ल में था। ज़िंदगी वो थी जो इनके सामने खड़ी थी। तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। लंबी खामोशी के बाद जहांगीर ने इसके लिए जो जुमला ढूंढा, मोमिना ने इसे बीच में ही काट दिया। मैं ख्वाब नहीं देखती जहांगीर, ना ख्याली पुलाव पकाती हूँ, और तुम मुझे तसल्ली मत दो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, उसने जहांगीर से कहा। इसका चेहरा देखकर और अपनी बात के आखिर तक वो अजीब अंदाज में कमज़ोर पड़ी थी। वो स्याह हल्के, बुझती हुई आंखें, घुलता हुआ वजूद मोमिना सुल्तान के हर हौसले को मिट्टी कर देता, हर सोच को रद्दी, हर ख्वाहिश को पानी। वो इसके सामने ये तक नहीं कह पाई कि अगर दुनिया में कोई चीज़ इसके कदमों के नीचे से रेत बनकर सिरकती है तो वो जहांगीर की बीमारी का ख्याल था। बाकी किसी चीज़ को वो कुछ नहीं गर्दानती थी। मैं जानता हूँ आप खतात बनना चाहती थी, आर्ट पढ़ना चाहती थी, मैं आड़े आ गया। जहांगीर ने सर झुकाकर कहा। वो गलत वक्त पर उसे ये सब याद दिला रहा था। खताती मैं आज भी करती हूँ, आर्ट मैं कभी भी पढ़ लूँगी। वो अगला जुमला जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को मैं किसी टाइम मशीन पर नहीं डाल सकती कि आगे ले जाओ। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई। उसे कल्बे मोमिन से इस लम्हा शदीद नफ़रत हुई। इसके सारे जुमले इसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। बिस्तर पर लेटकर अपनी चादर तानने की कोशिश करते हुए इसने एक बार फिर जैसे अपनी इस दुनिया में जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।
इसके ऊपर तनी चादर के कैनोपी के अंदर कल्ब मोमिन का चेहरा देखने लगा था, बल्कि दिखने लगा था बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्रोजेक्ट की स्क्रीन पर। इसकी नज़रें, इन आंखों में इसके लिए झलकने वाली हकारत, वो रऊनत जिससे इसने मोमिना का बाजू पकड़ा था, और वो जुमले जो सब कुछ जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर चलने वाली किसी फिल्म की तरह देख रही थी। चादर को इसने एकदम अपने सर से उतारा और सांस लेने की कोशिश की, फिर वो उठकर बैठ गई। कल्ब मोमिन का तकब्बुर किसी ऑक्टोपस की तरह इसके चेहरे को, बल्कि इसकी सोचों को अपने शिकंजे में लिए बैठा था। इसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। वो जिस इंडस्ट्री में थी वहाँ हितक और तौहीन इसके लिए एक चखा फल बल्कि अनचखा फल नहीं था। न गरूर और तकब्बुर, वो परिंदों जैसे इसने कभी देखा ही नहीं था। मगर पहली बार किसी ने इसकी इस तरह बेइज्जती की थी काम मांगने पर, वरना कोई भी साथ कुछ भी बुरा नहीं कहता था। कहना भी होता तो पीठ पीछे कहता। ये पहली बार था कि किसी ने सिर्फ एक काम मांगने पर इसे ये सब कुछ कहा। इसने कल्ब मोमिन को जहन से छटकने की कोशिश की। इसे दोबारा कभी ज़िंदगी में इसका सामना करना ही नहीं था। और ज़िंदगी में तो ऐसे बहुत कुछ हो जाता है। ज़िंदगी में तो एक फैसल भी होता है जो नहीं मिलता, और ये तो फिल्म सिर्फ एक फ़िल्म थी। उसे अपनी तसल्ली और बहलावे पर एकदम हंसी आई। इसका दिमाग फैसल को कहाँ से कहाँ ले आया था, या फिर दिल था जो इसको इस वक्त लाया जब इसे मरहम की ज़रूरत थी। आंखें बंद की इसने बेबसी से अपना माथा छुआ। पहले वो कल्ब मोमिन को अपने जहन से निकालने की जद्दोजहद कर रही थी, अब इसे फैसल को भी निकालना था। नींद आज इसके मुकद्दर में थी ही नहीं। कोई रंग काला, कोई पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला, किसे किसे नू चढ़दा। वहाँ बैठा पूरा मजमा गुलूगार के इन जुमलों पर बेख्तियार हाथ और बाजू उठा कर दाद दे उठा था, और दाद देने वालों में नेहा भी थी, जो इसके बराबर फर्शी नशिस्त पर बिल्कुल पहली कितार में थी। गुलूकार मंजा था और यानी जाना पे आई रिपीट, गुलूकार मंजा हुआ था और पक्के सुर के साथ गा रहा था और बार बार इन जुमलों को दोहरा रहा था जिस पर इसे दाद मिल रही थी। 40-50 लोगों का वो मजमा जैसे झूम रहा था। कुछ के हाथों में मशरूब के ग्लासेस थे और कुछ इस सौंफ और छालियों को बार बार लेकर मुंह में डाल रहे थे, जिसकी ट्रे लिए वेटर बार बार चक्कर लगा रहा था। और कुछ फर्शी नशिस्त पर तकरीबन नीम दराज आंखें बंद किए सरूर के किसी आलम में पहुंचे हुए थे। गुलूकार ने बिलाशुबा समा बांध दिया था। इस मजमे में सिर्फ चंद लोग थे जो गुलूकार को किसी दादो तहसीन के बुलंदो बांग इजहार के बगैर सुन रहे थे, और इनमें एक कल्ब मोमिन भी था। वो गुलूकार पर बगौर नजरें जमाए हुए थे, मगर इसके कहने पर लहक नहीं रहा था, ना दूसरों के कहने पर बहक रहा था, ना हाथ पाँव और सर को गुलूकार के तानों और इसके म्यूज़िक पर हिला रहा था। वो बस सुन रहा था। किसी जुमले पर वो महजूज होता था तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती और सर की हल्की सी जंबिश पर वो दाद देता। लेकिन ऐसा शायद इस 1.5 घंटे की महफिल में 2 या 3 बार ही हुआ था। वो वहाँ नेहा के इसरार पर आया था, वरना इसे सूफ़ी कलाम की महफिलों में आने और वक्त गुजारने में दिलचस्पी नहीं थी। ये इसके मिजाज की मौसीकी नहीं थी, मगर नेहा को वो इनकार नहीं कर सकता था। उफ, सो स्पिरिचुअल। नेहा ने इसके बराबर बैठे हुए गुलूकार की किसी लाइन पर झूमते कल्ब मोमिन के कान में सरगोशी की। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। स्पिरिचुअल क्या होता है इस गाने और इसके कलाम में, ये मोमिन जान नहीं पा रहा था। आवाज़ कमाल थी। तबला और हारमोनियम बजाने वाले अपने काम के माहिर थे, लेकिन बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था जिस पर वहाँ मौजूद लोग स्पिरिचुअल हो रहे थे। कई जागन कई जाग न जानन, कई जागदियाँ भी सुते होन। कई लोग जागते जागते लुट गए और कई सोने की हालत में भी पा गए। कईयां नू रब सताया, आई रिपीट, कईयां नू रब सुत्तिया मिलिया, कई जागदे भी गए मुठ्ठे हो। गुलूकार ने अगला कलाम शुरू किया और कल्ब मोमिन ने नेहा के कान में सरगोशी की। चलें? इसने हैरानी से मोमिन को देखकर कहा। कहाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इसने मुस्कुराते हुए नेहा के कान में एक और सरगोशी की। इसने जवाबन बेहद तजस्सुस के आलम में मोमिन का चेहरा देखा, जिस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर नेहा
वहाँ से उठकर इसके पास बल्कि इसके साथ ही बाहर आ गई, लेकिन वो अब भी एक अजीब सी कैफियत में थी। इनकी गाड़ी गाड़ियों की लंबी कतार के तकरीबन आखिरी सिरे पर थी, जो इसके घर के बाहर सड़क के किनारे थी, जहाँ वो ये महफिल मौसीकी अटेंड करने आए थे। कमाल ही कर दिया, मुझे लग रहा है मैं सूफ़ी हो गई हूँ। इसके साथ चलते हुए नेहा ने अपने उड़िया बाजुओं को अजीब सरमस्ती के आलम में सर से ऊपर बुलंद करते हुए हवा में लहराते हुए कहा। वो इस वक्त एक स्लीवलेस ब्लाउज़ और लॉन्ग स्कर्ट में मलबूस थी। वो मुख्तसर ब्लाउज़ इसकी कमर और पेट का थोड़ा सा हिस्सा दिखा रहा था। इस सफ़ेद सिल्क के ब्लाउज़ और स्याह स्कर्ट में वो गले में बहुत सारी लंबी और छोटी जंजीरें और पत्थर पहने हुए थी, जिन्होंने इसके सीने को तकरीबन ढक रखा था। बाहर चलती तेज़ हवा इसके कटे हुए बालों और लटके हुए स्कर्ट को बार बार उठा रही थी, और नेहा दोनों से बेपरवाह थी। ना वो बालों को उड़ाकर या उड़कर अपने चेहरे और माथे पर आ जाने से रोक रही थी, और ना अपनी लंबी खूबसूरत टांगों से बार बार हवा से उठने वाली स्कर्ट को। उंगलियों में दबे सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए इसने गुलकार के बोल गुनगुनाते हुए सिगरेट फेंका। मोमिन, मैं सूफ़ी हो गई हूँ। इसके साथ चलते हुए मोमिन ने इसके पहले जुमले पर कोई तबसरा नहीं किया, और नेहा ने जैसे इसकी तवज्जो के लिए दोबारा वो जुमला दोहराया। वो तो तुम हर बार ऐसी किसी महफिल को अटेंड करने के बाद चंद घंटों के लिए हो जाती हो, इसलिए परेशान मत हो, चंद घंटों के बाद ठीक हो जाओगी। साथ चलते हुए मोमिन ने अपने ट्राउज़र की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए इसे जैसे तसल्ली दी। नहीं यार, आज कुछ और ही कैफियत हो गई है मेरी। नेहा ने जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो मुतासिर हुआ, बल्कि उसे मुतासिर करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, जिसका थोड़ा सा तासुर इसने लिया था। अच्छा, गुड फॉर यू, इसने साथ चलते हुए इसी अंदाज में कहा। तुम ये कवाली अपनी फ़िल्म में डलवाना। नेहा ने एकदम गुलकार की सबसे पहली कवाली के बोल दोहराते हुए मोमिन से कहा। वो इसकी बात पर बेख्तियार हंसा। मेरी फ़िल्म में कवाली का क्या काम? यार, स्पिरिचुअलिटी आएगी, नेहा ने जैसे दलील दी। यानी मेरी फ़िल्म का शो देखने या देखते ही ऑडियंस सिनेमा में मस्जिद ढूंढना शुरू कर देंगी, इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में नेहा से कहा। तुमसे बात या बातों में मैं नहीं जीत सकती। सजेशन दे रही हूँ, बॉलीवुड की फिल्म्स में नहीं देखा, हर फिल्म में कवाली डालता है सलमान खान और हर फिल्म सुपरहिट होती है। नेहा ने जैसे इसे कायल करने की कोशिश की। वो सड़क पर अब भी वही बोल गाने और लहराने की कोशिश कर रही थी, बाजू फैला फैला कर। वहाँ खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की खुद पर मरकूज ताक़ुब करते हुए नज़रों से बेखबर। कवाली के बगैर भी सुपरहिट होती है मेरी फ़िल्म। मम्मी को इस वक्त सलमान खान का हवाला बुरा लगा। इसकी फ़िल्म 100 करोड़ करती है। नेहा वाकई किसी और कैफियत में थी, वरना सलमान खान के लिए इसके साथ बहस ना करती, जो मोमिन का अपना पसंदीदा तरीन अदाकार था। वो स्पिरिचुअलिटी और कवाली से 100 करोड़ नहीं बनाता, आइटम नंबर से बनाता है। अपनी गाड़ी का लॉक दूर से ही खोलते हुए इसने नेहा को जवाब दिया। इसकी गाड़ी ने खुद ही लाइट झपका कर जैसे इसका इस्तकबाल किया था। जो भी है, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं देख रहे। कभी इस हालत में देखा है तुमने मुझे? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं तो क्या है? नेहा ने इसकी बात का बुरा मनाया। ये इन चर्च वाले सिगरेटों का असर है जो तुम बार बार टेरेस पर जाकर पी कर आ रही थी। स्पिरिचुअलिटी नहीं है ये। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको बड़ा पता है स्पिरिचुअलिटी का। बाय द वे, मैंने सिर्फ 2 सिगरेट पिए थे, 2 से मुझे कुछ नहीं होता। नेहा ने भी गाड़ी में बैठते हुए इसे जवाब दिया, और साथ ही से कुछ याद आया। तुमने सूफ़ी का नखरा देखा? मोमिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेख्तियार हंसा। तुम सूफ़ी पर आ गई इतनी जल्दी? बको मत। क्या पहनकर आई हुई थी? वो अपनी और मतवज्जा करना चाह रही थी, लेकिन वो जाहिर यूँ कर रही थी जैसे पता नहीं कौन से सियारे की डिज़ाइनर हो। नेहा का दिमाग वाकई अब सूफियाना कलाम से सेकंड्स में इस डिज़ाइनर पर आ गया था जो इसकी हरीफ थी। मुझे इसके ड्रेसेस पसंद हैं, इसका सेंस ऑफ स्टाइल अमेजिंग है, मोमिन ने जवाबन कहा। वो ऐसा ही था। नेहा इसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर मोमिन को जो चीज़ अच्छी लगती थी वो इसके बारे में खुले दिल से इजहार करता था, और तबसरा भी। वो रेडिकुलस लग रही थी इन कपड़ों में। ना होने के बराबर कपड़े पहने हुए थे इसने, ताकि सब मर्द उसे देखें। चीप हरकत। नेहा के लहजे में अजीब तरह की मिडिल क्लास जेलसी गूंजी थी। अगर ये स्ट्रेटजी थी तो इसकी स्ट्रेटजी ठीक
बल्कि बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि सब मर्द वाकई उसे ही देख रहे थे। वो हॉट लग रही थी। मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए से तपाया। वो जानता था नेहा सूफ़ी को पसंद नहीं करती, यहाँ सोफ़ी को पसंद नहीं करती। मोमिन, नेहा ने उसे खबरदार किया, मुझसे अगली फ़िल्म में वार्डरोब डिज़ाइन करने की बात कर रही थी। मोमिन ने इसकी ललकार के जवाब में कहा। नेहा को जैसे आग ही लग गई। जारी है नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।